हेलो दोस्तों, आज हम जिस पे लेक्चर देने वाले हैं उसका नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC। ये लॉ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हर एक स्टूडेंट को एक सेमेस्टर में आने के बाद पढ़ना ही पड़ता है। दोस्तों, इस CRPC की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वैल्यू है लॉ में, ये समझना बहुत ज़रूरी है। CRPC दोस्तों हमें प्रोसीजर बताता है। जब कहीं पे कोई भी ऑफेंस होता है, उस ऑफेंस के बाद पुलिस और कोर्ट क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करती है, एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर CRPC बताता है कि इन प्रोसीजर में आपको चल के वो सारी कार्रवाई पूरी करनी है। ऐसा नहीं होता कि किसी ने ऑफेंस किया हो और पर्सन जाके ऑफेंस करके आया हो और पुलिस ने पकड़ के उसको जेल में डाल दिया और फांसी भी दे दी। दोस्तों, CRPC एक पूरा प्रिस्क्राइब स्टेप बताता है कि कैसे आपको जब एक ऑफेंस हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, कौन कौन सा स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, वो सारे स्टेप्स CRPC में मेंशन्ड है। दोस्तों, हम ये लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं CRPC का। हम हर एक सेक्शन हर एक वीडियो में कवर करेंगे। किसी किसी वीडियो में 1 या 2 सेक्शन हम कवर करेंगे और उसको कवर करने के बाद हम पूरी CRPC को ख़त्म करेंगे। दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहेगी कि सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं CRPC समझाऊं ताकि आप समझ सके। जब आप पढ़ें अपने अपने लेवल पे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो कि CRPC को क्यों बनाया गया, क्यों लागू किया गया और उसकी ज़रूरत क्या थी, सेक्शंस क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको आपके दिमाग में हो। दोस्तों, आपको पता है, सबसे पहले आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले आप जानते हैं कि सिविल और क्रिमिनल में 2 चीज़ें होती हैं, 2 ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको डिवाइड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने, हमारे कानून बनाने वालों ने। दोस्तों, क्रिमिनल में और सिविल में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ और एक होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ दोस्तों वो पार्ट होता है जिसमें ऑफेंस विद पनिशमेंट प्रिस्क्राइब रहता है, सिर्फ ऑफेंस और पनिशमेंट। कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें प्रोसीजर नहीं होता। प्रोसीजरल लॉ में होता है जिसमें ये बताया जाता है कि जब कोई ऑफेंस होता है IPC के अंडर या सब्सटेंटिव लॉ के अंडर कोई ऑफेंस होता है तो उस प्रोसीजरल लॉ में ये बताया जाता है कि कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के लिए, वो CRPC हमें बताती है। CRPC मेन है, CRPC अप्लाई होती है कोर्ट्स के लिए भी, पुलिस के लिए भी, इसको फॉलो करना मैंडेटरी है। ये आपको क्रिमिनल में भी मिलेगा, ये आपको सिविल में भी मिलेगा, सब्सटेंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल लॉ। क्रिमिनल में इंडियन पिनल कोड IPC होता है सब्सटेंटिव लॉ, और प्रोसीजरल होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सब प्रोसीजरल लॉ होता है क्रिमिनल में। सिविल में CPC सिविल प्रोसीजर कोड पूरी एक बुक होती है जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, सेक्शंस एंड ऑर्डर्स। सेक्शंस सब्सटेंटिव लॉ होते हैं दोस्तों, और ऑर्डर्स जो होता है वो प्रोसीजरल लॉ होता है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, जब आप CPC भी पढ़ेंगे CRPC भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। हम पहले CRPC को कवर करेंगे, फिर उसके बाद जब CRPC ख़त्म होगी तो हम IPC उठाएंगे जो कि सब्सटेंटिव लॉ है। तो आइए हम CRPC को समझने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे कि क्यों आखिर CRPC को लाने की ज़रूरत पड़ी। दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में। CRPC माने कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये इनैक्ट किया गया था 1898 में। इसको 1898 में लागू किया गया था, जब 19th सेंचुरी का सबसे आखिरी दौर चल रहा था, तब इसको लाया गया। इसकी डेवलपमेंट किन सिचुएशंस में हुई? जब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन, जब ये 20th सेंचुरी के और 19th सेंचुरी के आखिर में जब इन फील्ड्स की डेवलपमेंट हो रही थी, तभी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की डेवलपमेंट हो गई। और ये जो चेंजेस सोसाइटी में आ रहा था, इस चेंजेस की वजह से जो क्राइम है, क्राइम रेट बढ़ रहा था। उस क्राइम रेट की जब स्टडी की जा रही थी तो ये पता चल पा रहा था कि क्राइम काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, जिसको टैकल करने के लिए कानून भी वैसा ही चाहिए, जिसको टैकल करने के लिए कानून के जो प्रोसीजर है वो भी वैसे ही चाहिए, ताकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक वे में जो एक प्रोसीजर है उसमें चले। तो
इस ये जो प्रॉब्लम थी ये ज़्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि क्राइम कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था और हमारे पास कुछ ऐसा सॉल्यूशन नहीं था कि हम उस क्राइम को टैकल कर सकें। इंसान ने अभी तक वैसा एक सिस्टम नहीं बनाया था कि उस क्राइम को टैकल करने के लिए एक प्रोसीजर हो, एक स्टेप हो। तो इससे कोप अप करने के लिए, इस सिचुएशन को कोप अप करने के लिए कई सारी अमेंडमेंट्स जो पुराने कोड में 1923 और 1955 के कोड में कई सारी अमेंडमेंट्स लाई गई। जब इंडिपेंडेंस आया तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के दौरान कंट्री ने, हमारे देश ने ये भी देखा कि कैसे पहले आप जानते हैं कि रूरल एरियाज़ होते थे, रूरल एरियाज़ कैसे अर्बन एरियाज़ में डेवलप हो रहे हैं और कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़माना आ रहा है, ये हमारी कंट्री ने देखा। जो सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी वो हमारे सामने पैदा हो रही थी, जिसकी वजह से सोशो इकोनॉमिक क्राइम्स भी पैदा हो रहे थे। आप जानते हैं जब सर्वाइवल की बात होती है तो क्राइम रेट तभी बढ़ता है जब इंसान को किसी चीज़ की कमी रहती है, जब इंसान को सर्वाइव करने के लिए सामग्री नहीं होता है या सर्वाइव करने के लिए पैसों की कमी होती है, धन की कमी होती है, खाने पीने की कमी होती है। तो अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए जब वो उसके पास सारे रास्ते ख़त्म हो जाते हैं तो एक साइकोलॉजी उसका चल पड़ता है कि इसको क्राइम करना है और अपना सर्वाइव करना है। तो जब सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में पैदा हो रहे थे, उस वजह से ये प्रॉब्लम हमारी गवर्नमेंट के आगे आ गया कि कैसे इसको हम टैकल करें। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो इतनी स्पीड में नहीं थी, जितने केसेस उनके पास आ रहे थे उतना स्पीड इनके पास नहीं था कि उन केसेस को डिस्पोज ऑफ कर सके। अनडिस्पोज्ड केसेस की तादाद बढ़ती जा रही थी और इतना इफ़ेक्टिव क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं था हमारे कंट्री के पास कि उन बल्क ऑफ केसेस को जो कि डिस्पोज नहीं हुए थे उनको टैकल कर सके। तो इस वजह से ये एक और प्रॉब्लम थी जो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के सामने और हमारे जुडिशरी के सामने आ रही थी। आप जानते हैं जितना ज़्यादा डिले हो जस्टिस में और उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि एक केस जब तक चल रहा होता है तब तक 1000 केस बीच में और आ जाते हैं। इस वजह से क्राइम रेट, क्रिमिनल्स को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारा जो न्यायालय है, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है ये काफ़ी स्लो है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी रुकावटें हमारी गवर्नमेंट के आगे और हमारे देश के आगे आ रही थी। अब जब ये सारी रुकावटें आई तब गवर्नमेंट ने, जो लेजिस्लेचर है हमारा, उसने ये डिसाइड किया कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक नया से पार्लियामेंट लाए, जो कि 1973 में दोबारा से लाया गया और इसको 1974 अप्रैल 1, ये नोट कर लीजिएगा आप, अप्रैल 1 1974 को इस नए कोड को फोर्स में लाया गया, इसको लागू किया गया पूरे कंट्री में। अब CRPC 1973 ही हमें पढ़ना है दोस्तों। तो CRPC 1973 का ऑब्जेक्ट क्या था कि एक एक्यूज्ड है, मान लीजिए कोई पर्सन है जो जिस पे चार्ज लगा है किसी ऑफेंस का, उसको फेयर ट्रायल मिल सके, उसको अपनी बात रखने का मौका मिल सके, उसको अपने आप को डिफेंड करने का मौका मिल सके, ताकि तथ्यों पे फैसला हो, सबूतों पे, एविडेंस पे फैसला हो और जो फैसला हो वो एक नेचुरल जस्टिस हो। इस CRPC 1973 का ऑब्जेक्ट यही था। लेकिन जो इरेगुलरिटी थी प्रोसीजर में वो पार्टीज़ को काफ़ी नुकसान पहुंचाती थी, तो इसलिए उसको एकदम सिंपल तरीके में बनाने के लिए CRPC को लाया गया था, ताकि पुराने वाले जो कोड है जो एकदम डिफ़िकल्ट है और उसमें इरेगुलरिटीज़ हैं, एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, उसको हटाने के लिए दूसरा जो नया CRPC है उसको सामने लाना पड़ा। तो दोस्तों ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। और CRPC के आने के बाद कई सारी अचीवमेंट्स हुई, केसेस के डिस्पोजल के रेट बढ़ने लग गए, स्पीड जो था जस्टिस सिस्टम का वो बढ़ने लग गया। इसकी वजह से हमें परेशानी कम झेलनी पड़ी। जो कमी पेशी थी वो हमने अमेंडमेंट्स के दौरान चेंज की। कई सारी अमेंडमेंट्स ऐसे आई जिस पे 2013 की अगर आप बात कर लें, 2006 की बात कर ले, 2000 की बात कर ले, जो केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है,
2006 में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, ये सारी अमेंडमेंट्स लाई गई ताकि सीआरपीसी जो है एक फ़ाइन रूप से बढ़ सके। और मैं आपको बता दूं सीआरपीसी की एक और अच्छी बात यह है अब कि जैसे जैसे क्राइम कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है सीआरपीसी भी वैसे वैसे अमेंडमेंट्स सीआरपीसी में होते रहते हैं, तो इसलिए कोर्ट को ज़्यादा परेशानी नहीं होती, इरेगुलरिटी फेस नहीं करनी पड़ती, एक्यूज़ को फेयर ट्रायल भी मिल जाता है और जो ऑफेंस हुआ होता है, जो एविडेंस रखे जाते हैं, उस पर एक फेयर जस्टिस भी मिल पाता। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट समझ आया होगा। इसको मैंने अच्छे से सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पढ़ेंगे और जानेंगे, सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने सीआरपीसी के को लेकर कि आखिर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कहता क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारा लेक्चर जारी रहेगा। ऐसे ही नए लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट्स एलएलबी कर रहे हैं उन तक ये वीडियोस पहुंच सके।